Hello friends, we are covering Polity PYQs of 30 years and this is the lecture number 20. Already we have covered 19 lecture and approximately 200 question we have already covered. So अगर आपने पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उनको ज़रूर वॉच करिएगा क्योंकि हमने हर क्वेश्चन के अंदर डिटेल में सॉल्यूशन किया है और हम इस सीरीज़ में इस डीएमपी सीरीज़ में हम हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स भी यहाँ पर सीखते हैं, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट भी करते हैं और जो भी ट्रैप्स और हैक्स एग्जामिनर के द्वारा सेट किए जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए और हमने एक टेस्ट बनाया था जिसमें कि 100 क्वेश्चन का था वो। अब हमने सेकंड जो टेस्ट है उसको भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। वो जो नेक्स्ट 200 क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले, उसका वो टेस्ट है, तो उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। 2 घंटे में आपको वो अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन देखना है जो मैं कल अपलोड कर दूंगा संडे के दिन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे हमारा रिवीजन भी साथ के साथ चलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड, द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखिए ये कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था और हम इसमें सेकंड स्टेटमेंट को तो इजीली हम यहाँ पर इनकरेक्ट मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो ये कमेटी होती है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें मेंबर कितने होते हैं? इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर होते हैं और 22 मेंबर्स में 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। और इसका जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट होता है। इसमें कोई एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ नहीं होती हैं इंडस्ट्री और ट्रेड की। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हमें और ध्यान रखना है, इसका जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी से यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है, अपोजिशन पार्टी। ठीक है, इतना हमें इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, इसलिए सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट है और फर्स्ट जो उसके चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। अच्छा, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये बनी थी 1921 में ये बनी थी। ठीक है, और ये इसका इनिशियल मेंशन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये कमेटी करती क्या है? ये कमेटी बेसिकली स्क्रूटनाइज करती है जो कैग की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, उसमें इरेगुलरिटीज़ को फाइंड करती है, इनएफिशिएंसीज को फाइंड करती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये उसको एग्जामिन करती है बेसिकली कैग की रिपोर्ट्स को ही। तो इतना हमें इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। चलिए, इस क्वेश्चन राइट आंसर था ए। सेकंड, द राज्यसभा अलोन has the power to declare that it would be in national interest for parliament to legislate with respect to a matter in state list। कल के सेशन में हमने ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्कस किया था कि राज्यसभा के पास एक ऐसी स्पेशल पावर है जिससे कि वो पार्लियामेंट को वो पावर दे सकती है कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाए, स्टेट लिस्ट पर वो लॉ बना सके, तो ये उसकी स्पेशल पावर है। तो यहाँ पर राज्यसभा अलोन है। यस, अलोन का मतलब यही है कि वो स्पेशल पावर को उसको दिखा रहा है। तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो अगर नेशनल इंटरेस्ट के उसमें पार्लियामेंट को ये पावर दे सकती है कि वो लेजिस्लेट करे जो भी मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट के। तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, रेजोल्यूशंस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। ये स्टेटमेंट भी हमने कल डिस्कस किया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए ओनली बाय लोकसभा। जब लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तब भी राज्यसभा इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर सकती है, उसको अप्रूवल दे सकती है। ये हमने कल ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड वाला रॉन्ग है और फर्स्ट यहाँ पर सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये किस आर्टिकल में मेंशन है ये भी हमने डिस्कस किया था कल ही। तो आपको अगर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है पार्लियामेंट को अलाउ करने की कि वो लेजिस्लेट करे मैटर्स पर स्टेट लिस्ट के, ये किस आर्टिकल में मेंशन है ये आपको बताना है। अच्छा, जो ये राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन लाती है तो इसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए? ऐसे रेजोल्यूशन में बेसिकली 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए होती है। 2/3 मेजोरिटी उसको चाहिए होती है और वो जो रेजोल्यूशन होता है वो 1 ईयर के लिए यहाँ पर इफेक्ट में रहता है और उसकी पॉसिबिलिटी तो है एक्सटेंशन वो हो सकता है और उसके लिए हमें सब्सिक्वेंट क्या करने पड़ेंगे? रेजोल्यूशन करने पड़ेंगे। ओके, इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये सेकंड वाला रॉन्ग है और फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। चलिए, ये हमने देखा था कि उसको लोकसभा का ऐसा नहीं कि जब भी लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है ना तो राज्यसभा उसको पास कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू adjourn the house sine die, but on prorogation it is only the president who can summon the house। इसमें बोला गया है कि जो स्पीकर है लोकसभा का उसके पास पावर है कि वो हाउस को एडजर्न साइड हाउस को जो है क्या कर सकता है? साइन डाई कर सकता है। बट जो प्रोग्रेशन की पावर है, जो प्रोरोगेशन की पावर है वो ओनली प्रेसिडेंट के हाथ में है। प्रोरोगेशन प्रोग्रेशन जब होगा सो इट इज ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। प्रोरोगेशन पर कौन समन कर सकता है हाउस को? ओनली प्रेसिडेंट, ऐसे इसमें बोला गया है। सेकंड बोल रहा है अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड और देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म देयर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा by afflux of time at the end of the period of 5 years even if no formal order of dissolution is issued by the parliament। क्या बोला जा रहा है इसमें? इसमें ये बोला जा रहा है कि लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको फर्दर एक्सटेंशन करने के लिए किसी भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी फॉर्मल ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 5 साल अगर पूरे हुए तब लोकसभा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डिसोल्व हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सेकेंड वाला। एंड थर्ड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा continues in office even after the dissolution of the house until immediately before the first meeting of the house। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है और ये स्टेटमेंट हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो स्पीकर होता है वो हाउस में कब तक रहता है? जब तक कि जो न्यू लोकसभा है ना वो नहीं आई थी, उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती है, तब तक स्पीकर ऑफिस में बना रहता है, अपना ऑफिस को वैकेंट नहीं करता। ये थर्ड भी यहाँ पर करेक्ट है और फर्स्ट भी यहाँ पर ये करेक्ट है क्योंकि जो सम्मन होगा ना हाउस का प्रोरोगेशन पर तो वो ओनली प्रेसिडेंट ही है जो सम्मन कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर करेक्ट है और इसका आंसर था डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अच्छा, एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि हाउस की सिटिंग चल रही है, ठीक है, पार्लियामेंट की सिटिंग चल रही है, तब उसका सस्पेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन कोई ऐसी डेट को मेंशन नहीं किया जाएगा, कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की जाएगी कि नेक्स्ट मीटिंग कब होनी है। उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई और ये स्पीकर के द्वारा होती है। ठीक है, अच्छा, प्रोरोगेशन क्या है? प्रोरोगेशन क्या है? फॉर्मल एंडिंग है भाई, सेशन की फॉर्मल एंडिंग हो गई और ये प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। जब प्रोरोगेशन हो जाता है द हाउस कैन ओनली बी समन्ड अगेन बाय द प्रेसिडेंट। और एक बार प्रोरोगेशन हो जाता है उसके बाद जब हाउस को दोबारा सम्मन किया जाएगा, जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था, जब उसको दोबारा सम्मन किया जाएगा तब यहाँ पर प्रेसिडेंट की मर्जी से होगा, ओनली प्रेसिडेंट ही उसको सम्मन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ना कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका 5 साल के बाद में, ये किस आर्टिकल में मेंशन है?
आर्टिकल 83 क्लोज 2 में मेंशन है। और ये जो मैंने बात की थी ऊपर, जो मैंने आर्टिकल आपसे पूछा था, ये आर्टिकल 249 में मेंशन है। ठीक है, राज्यसभा की स्पेशल पावर। और थर्ड तो यहाँ पर हमारा करेक्ट है कि ऑफिस में बना रहता है, और ये स्टेटमेंट तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसका डी इज द राइट आंसर। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा है, ये भी 2004 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, इन द लोकसभा अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू बी सेट आउट ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। इसमें यह बोल रहा है कि जो लोकसभा में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तब उसमें उसको आने के लिए ग्राउंड्स का किस बेसिस पर वो आ रहा है। ठीक है, वो ग्राउंड्स मेंशन होने जरूरी है, मतलब कि रीजन होना चाहिए कि यार इस रीजन पर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, इस बेस पर, इस ग्राउंड पर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। ऐसा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकंड, इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेट डाउन इन द रूल्स। बी, इसमें ऐसा बोल रहा है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है इसकी एडमिसिबिलिटी के लिए। थर्ड, a motion of no confidence once admitted has to be taken up within 10 days of the leave being granted। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट कर लिया जाता है तो वो विद इन 10 डेज के लिए रहता है। ठीक है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये तो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे इसमें नोट नोट करेक्ट पूछा है ना, तो डी तो हमारा कंफर्म है कि राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के, तो डी तो यहाँ पर राइट ही है। कंफ्यूजन है हमें बी और सी। बी भी यहाँ पर देखिए कि कोई भी कंडीशन है ही नहीं, उसकी एडमिसिबिलिटी कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी बेसिस पर वो ला सकता है, कोई कंडीशन है ऐसा नहीं क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन इसी कंडीशन पर आना चाहिए, ये भी यहाँ पर सही है। थर्ड, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वंस एडमिटेड हैज टू बी टेकन अप विद इन द 10 डेज। यस, 10 डेज उसमें होना चाहिए, उसका टाइम कितना दिया हुआ है, 10 डेज का टाइम वहाँ पर दिया हुआ है। अब फर्स्ट देखिए, इन द लोकसभा अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू बी सेट आउट ऑन द ग्राउंड्स, नहीं ऐसे नहीं है, नहीं तो रीजन इसमें जरूरत होती है ना, किस ग्राउंड पर आ रहा है ये कोई जरूरत होती है। इसमें बोला है कि ग्राउंड की जरूरत होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, किन ग्राउंड्स पर आ रहा है, किन बेसिस पर आ रहा है, नहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, तो इसलिए फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, और बाकी बी सी डी तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, कोई नीड है ही नहीं कि यार किन ग्राउंड्स पर ये हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आना है। अच्छा ये बताइए कि मैंने कल भी यहाँ पर डिस्कस किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, कि पहली बात तो ये था कि ओनली लोकसभा में आ सकता है, ओनली लोकसभा में, और इसको लाने के लिए, ठीक है, इसको लाने के लिए कितनी सपोर्ट होनी चाहिए मेंबर्स की, 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट करें इसके एडमिट के लिए। ठीक है, 50 मेंबर्स की यहाँ पर सपोर्ट होनी चाहिए, ये भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब क्या माना जाता है कि गवर्नमेंट को अब रिजाइन करना चाहिए। अगर पास हो जाता है ये, मान लीजिए इफ पास, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तब यहाँ पर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। मस्ट रिजाइन का यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, गवर्नमेंट को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मैक्सिमम 3 चाहिए और मिनिमम 2 भी यहाँ पर सही है, करेक्ट यहाँ पर पूछा। फर्स्ट, डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। कि पब्लिक अकाउंट्स है, जब हम डिसबर्समेंट करेंगे तब यहाँ पर वोट की जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट के। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है कंसोलिडेटेड फंड के एस्टेब्लिशमेंट को, पब्लिक अकाउंट के एस्टेब्लिशमेंट को, और कंटिजेंसी फंड के। ठीक है, ये तो सही है, ये तो यहाँ पर सेकंड तो सही होना चाहिए। और इसके आर्टिकल भी हमें जनरली याद होते हैं कि जो ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 266 में। ठीक है, बाकी जो दो फंड है ये पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी, ये 267 में मेंशन है। ठीक है, तो सेकंड तो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अप्रोप्रिएशन एंड
disbursements under the railway budget are subject to the same form of parliamentary control as other appropriations and disbursements. क्या बोला जा रहा है इसमें? इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो अप्रोप्रिएशन और डिसबर्समेंट है रेलवे बजट के अंदर, वो किसके सब्जेक्ट है, क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन है? सेम फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल एज अदर अप्रोप्रिएशन, उस पर जो होगा सेम पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा जैसे कि दूसरे अप्रोप्रिएशंस पर होता है, ऐसा रेलवे बजट के लिए भी होगा। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड भी। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है। फर्स्ट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए जब भी पब्लिक अकाउंट्स में रिसिप्ट आती हैं तो उसमें क्या रिसिप्ट होती हैं, लाइक नेशनल सेविंग्स हो गई या फिर सर्टिफिकेट प्रोविडेंट फंड हो गए और कुछ अदर डिपॉजिट होती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो था एक बैंकर के रूप में काम करता है, ठीक है, और इनका मतलब जैसे ये रिसीट आती हैं इनका रिटर्न्स भी करता है इन फंड का जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन हो जाता है। इसलिए ये जो अकाउंट है ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ये किया जा रहा है। इसीलिए जो डिसबर्समेंट होता है ना इस अकाउंट का, आउट ऑफ इस अकाउंट से जब पैसे लिए जाते हैं तो उसमें कोई भी अथोराइजेशन, किसी भी पार्लियामेंट की अथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बोला है कि जब हम इससे डिसबर्समेंट करेंगे पब्लिक अकाउंट से तब हमें वोट ऑफ द पार्लियामेंट की ज़रूरत होगी, नहीं, ऐसी कोई नीड नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग है, कोई नीड नहीं होती है, डज नॉट नीड अथोराइजेशन। बस इतना हमें इस बार क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग था, सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आंसर आ गया हमारा 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6, द पावर टू enlarge द jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter included in the union list of the legislative power rest with। देखिए अगर पावर देखें हम कि पावर बढ़ानी है किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की, तो ये जो पावर है ये किसके हाथ में होगी और मैटर किससे रिलेटेड है, यूनियन लिस्ट की। ऑब्वियसली लॉजिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो पार्लियामेंट ही होगा। बेस इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, एक आर्टिकल यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 138 क्लोज 1। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। किस चीज़ की पावर है पार्लियामेंट के पास? कि वो एडिशनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा सकती है, ठीक है, एनलार्ज कर सकती है या फिर एडिशनल जुरिस्डिक्शन करती है सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा इस आर्टिकल में यहाँ पर बोला गया है। एडिशनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। जब भी जरूरत पड़ती है तो इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, और मैटर्स उसमें इंक्लूड होंगे यूनियन लिस्ट के, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा, ठीक है, जिस मैटर पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ाना है, ठीक है, तो ऐसा इसमें एक लॉ पास करना पड़ेगा और बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ही वो पावर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ओनली राज्यसभा एंड नॉट लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं ओनली राज्यसभा के पास होते हैं, क्या लोकसभा के पास नहीं होते? ये 2003 में क्वेश्चन पूछा है। तो वो हम बाद में डिस्कस अभी देखेंगे कि 2020 के बाद में किस तरीके से प्रोविजन चेंज हुए थे। तो फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सेकंड, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं इतना यहाँ पर पढ़ते हैं कि हाँ यार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि 2 मेंबर होंगे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं पढ़ते। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू राज्यसभा, नहीं, यहीं पर ये ट्रैप है और यहीं पर इनकरेक्ट है। यहाँ राज्यसभा नहीं है, यह क्या है, लोकसभा, इसलिए ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। सी देखते हैं, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर ए नॉमिनेटेड मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई चीज़ नहीं है कि जो रोकती है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को मतलब इस लिमिट के अंदर ही यहाँ पर मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई है ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
कोई बार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाया कितने भी आप नॉमिनेटेड मेंबर को मिनिस्टर्स बना सकते हैं। तो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, और करेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा था। डी, अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वॉइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इलेक्शन और प्रेसिडेंट में तो भाग लेते ही नहीं है ना, इसलिए ये यहाँ पर डी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट में क्या था कि नॉमिनेशन के बारे में अगर बात हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल 80 क्लोज 1 में ये दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो 12 मेंबर, प्रेसिडेंट जो होगा 12 मेंबर नॉमिनेट करेगा, 12 मेंबर को वो नॉमिनेट करेगा। कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, ये कौन लोग होंगे? जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में, ऐसे लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन 2020 से पहले अगर हम देखें, 2020 से पहले क्या था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज लोकसभा में। ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सेकंड जो दिया हुआ है ये 2020 से पहले था। 2020 से प्रोविजन था कि 2 मेंबर होंगे जो कि लोकसभा नहीं राज्यसभा में यहाँ पर नॉमिनेट होंगे। लेकिन 104 यहाँ पर संविधान संशोधन आता है 2019 में, और इस प्रोविजन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो 2020 से पहले ऐसा था कि लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, किसके? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। और तीसरा तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ही है कि कोई भी ऐसा बार नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स बन सकते हैं मिनिस्टर कितने चाहें। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ना, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और 2 यूनियन टेरिटरी के एंड यूनियन टेरिटरीज के भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर कहाँ पर वोट कर सकते हैं? वॉइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर ओनली इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर कैन वोट, या तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूटीज। ठीक है, लेकिन वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है? इनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड भी और नॉमिनेटेड प्लस यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर दोनों यहाँ पर वोट कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, जॉइंट सेटिंग से क्वेश्चन है। द जॉइंट सेटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 में मेंशन है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इजी क्वेश्चन। द फर्स्ट जॉइंट सेटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड इन 1961, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। आप मुझे बताइए कि किस केस से रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी डोरी के केस से। ठीक है, डोरी प्रोहिबिशन बिल आया था 1960 में, डोरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में बिल आया था, इससे रिलेटेड थी। अच्छा, थर्ड, द सेकेंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, ये भी करेक्ट है, थर्ड भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सेकंड बिल किससे रिलेटेड था? बैंकिंग की सर्विस कमीशन से रिलेटेड था, इसमें भी जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन हुआ था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो तीनों यहाँ पर करेक्ट थे। तो जॉइंट सेटिंग का हम काफ़ी बार देख चुके हैं, हालांकि इसमें 2 ये फैक्ट पूछे थे जो टफ हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन इनको भी हम अपने नेक्स्ट फिल्म्स के लिए तैयार रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately? सेपरेटली, हर वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और हर वर्ड को हमें अच्छी तरीके से समझना है। सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और प्लस सेपरेटली होना चाहिए दोनों हाउस से पास। ऐसा किस केस में है? ऐसा सिर्फ एक ही केस में है, और वो केस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 368 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, ये हमारे 368 आर्टिकल में मेंशन है, और ये हमारे
या तो ईदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ईदर ऑफ द हाउस में यहाँ पर इनिशिएट हो सकता है, ईदर ऑफ द हाउस, ठीक है। इसमें हर मेंबर से यहाँ पर ईच हाउस से क्या होना चाहिए, मेजोरिटी से पास होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप और 2/3 मेजोरिटी। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की बात होती है ना, तो टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए प्लस यहाँ पर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनकी यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए इस बिल को पास करने में। हर ईच हाउस से ये सेपरेटली यहाँ पर पास होगा, इसी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और जब ये प्रेसिडेंट के पास होता है तो प्रेसिडेंट इस पर असेंट देता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर हो जाता है। 10 वाइल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इसमें भी यहाँ पर मैक्सिमम 3 सही है और मिनिमम यहाँ पर 2 करेक्ट है। While members of the Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and public undertakings, members of committees on estimate are drawn entirely from the Lok Sabha। इसमें बोला है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कमेटी पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग से, लेकिन जो कमेटी ऑन एस्टिमेट है उसके सारे मेंबर्स लोकसभा से आते हैं। यस, करेक्ट है ये स्टेटमेंट यहाँ पर। सेकंड, The Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs। जो Ministry of Parliamentary Affairs होता है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो Ministry of Parliamentary Affairs है ये किसके अंडर में वर्क करता है, किसकी डायरेक्शन में वर्क करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अच्छा, डी 3 देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटीज, councils, boards, commissions set up by government of India in various ministries। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है यही मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। किसके मेंबर, पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर, काउंसिल के मेंबर, बोर्ड के मेंबर या कमीशंस के मेंबर जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट है। इसके तीनों आंसर यहाँ पर, तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के करेक्ट है। इसका आंसर है यहाँ पर डी, क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं ना पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, इसमें जो बोला गया था ना कि पब्लिक अंडरटेकिंग या पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 22 टोटल मेंबर होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं यहाँ पर राज्यसभा से। लेकिन जब हम बात करते हैं कमेटी ऑन एस्टिमेट की, इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये सारे मेंबर, ऑल मेंबर कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, बाकी इसके ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट थे। तो आज के जो क्वेश्चन थे ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। लक्ष्मीकांत अगर आपने अच्छे से पढ़ी है इनको ईजिली टैकल किया जा सकता था, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा सेकेंड टेस्ट पॉलिटी का प्रिपेयर हो चुका है और वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया है, तो उस टेस्ट को डाउनलोड करिए और लगाइए, ताकि हमने जो भी ये अनदर 100 क्वेश्चन को कवर किया है उसका रिवीजन यहाँ पर हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए यहाँ पर धन्यवाद।